व गत संबंधित अवधारणाएं। गति के नियम। ब्रिटिश विज्ञानी आइजैक न्यूटन ने 1867 में गति संबंधी कितने नियम प्रतिपादित किए, जिन्हें न्यूटन के गति नियमों के तौर पर जाना जाता है? तो 3 नियम। तो पहला नियम क्या है? प्रथम नियम, न्यूटन के गति के किस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी एक समान गति की अवस्था अथवा विराम अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाया ना जाए? तो गति के पहला नियम में, गति के पहला नियम, प्रत्येक वस्तु अपनी एक समान गति की अवस्था अथवा विराम अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाया ना जाए। तो गति का यह पहला नियम है। अब हम लोग गति का कौन सा नियम बल की गुणात्मक परिभाषा प्रदान करता है? तो पहला नियम। गति के किस नियम के अनुसार, यानी पहला नियम के अनुसार, बल वह बाह्य कारण होता है जो वस्तु की स्थिति को परिवर्तित करने का प्रयत्न करता है, वस्तुतः परिवर्तित कर देता है। तो गति के पहला नियम में न्यूटन गति के प्रथम नियम को किसने जड़त्व का नियम कहा था? तो गैलीलियो ने। अब हम लोग देखेंगे दूसरा नियम। न्यूटन के गति के किस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके वेग परिवर्तन की दर यानी त्वरण और उसके द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है? तो गति के दूसरा नियम में। गति के दूसरा नियम का समीकरण है F = ma। F फॉर फोर्स इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F को क्या कहा जाता है? तो फोर्स यानी बल कहा जाता है। गति के दूसरा नियम में समीकरण F = ma में m को द्रव्यमान यानी मास, F = ma, a को त्वरण यानी एक्सेलरेशन। गति का कौन सा नियम दिखाता है कि जब किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाया जाता है तो उसकी गति किस पर बदलती है? तो किस प्रकार बदलती है? तो दूसरा नियम के अनुसार। दूसरा नियम बोलता है कि जब किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाया जाता है तो उसकी गति किस प्रकार बदलती है? तो द्वितीय नियम पर, गति के दूसरे नियम पर। यदि 100 टन या 50 टन की दो अलग अलग गतिमान वस्तुओं पर 50 न्यूटन बल लगाया जाता है तो किस वजन की वस्तु की गति में परिवर्तन कम होगा? तो 100 टन वाला में। यदि 100 टन यदि 100 टन व 50 टन की दो गतिमान वस्तुओं पर 50 न्यूटन का बल लगाए तो किस वस्तु की गति में परिवर्तन ज़्यादा होगा? तो 50 टन की। जब किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन होता है तो गति का कौन नियम सीधे तौर पर लागू नहीं होता है? गति के दूसरा नियम। किस अवस्था का अर्थ नहीं यह होता है कि वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि इसका अर्थ यह होता है कि वस्तु पर कार्यरत विभिन्न बलों का परिमाणी शून्य होता है जब वस्तु समय अवस्था में होता है। अभी हम लोग देखेंगे गति के तीसरा नियम। न्यूटन के किस नियम के अनुसार? तीसरा नियम बोलता है कि प्रत्येक क्रिया की बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, क्रिया प्रतिक्रिया सदैव एक साथ उत्पन्न होती है। तो गति के तीसरा नियम में देखेंगे कि न्यूटन के गति के किस नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक दूसरे को निरस्त नहीं करती क्योंकि भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। तो गति के तीसरा नियम में। अब हम लोग देखेंगे जड़त्व। वस्तु का वह गुण क्या कहलाता है जिसके कारण अपनी गति की अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है? तो जड़त्व। किसने मुक्त रूप से गिरते पिंडों का अध्ययन करके जड़त्व का नियम दिया है? तो गैलीलियो ने 1564 से 1642 तक। कौन सा गुण सभी कणों और पिंडों का अभिन्न गुण है? जड़त्व। जड़त्व किस अदिश राशि के समानुपाती है? तो द्रव्यमान। जड़त्व के कौन 3 प्रकार के हैं? तो पहला है विराम जड़त्व, दूसरा है गति जड़त्व और तीसरा है दिशीय जड़त्व। अभी हम लोग देखेंगे विराम जड़त्व। विराम जड़त्व अभी हम लोग देखेंगे किस प्रकार जड़त्व की किसी वस्तु के विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है? तो विराम जड़त्व। जब रुकी हुई बस अचानक चलना प्रारंभ करती है तो इसके कारण बस में खड़े व्यक्ति पीछे की ओर झटका लगता है, विराम जड़त्व के कारण। किस जड़त्व के कारण पेड़ को हिलाने पर पत्तियां व फल पेड़ की डाल से गिरते हैं? तो विराम जड़त्व। एक छड़ी से
गर्म कंबल को पीटने पर किस जड़त्व के कारण इस कंबल के अंदर स्थित धूल कण गिरने लगते हैं? तो विराम जड़त्व के। अभी हम लोग देखेंगे गति का जड़त्व। गति का जड़त्व किस प्रकार जड़त्व किसी बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी वस्तु की गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है? तो गति का जड़त्व। किसी जड़त्व के कारण चलती हुई बस या रेल से उतरने वाला व्यक्ति आगे की ओर गिर जाता है? तो गति जड़त्व के कारण। किस जड़त्व के कारण एक खिलाड़ी को लंबी कूद लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ना पड़ता है? तो गति जड़त्व के। किस जड़त्व के कारण चलती हुई रेल में ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद रेल के साथ साथ चलती है और फेंकने वाले के हाथ में गिरती है? गति जड़त्व के कारण। जब चलती हुई कार अचानक रुकती है तब कार में बैठा व्यक्ति किस जड़त्व के कारण आगे की ओर झुक जाता है? तो गति के जड़त्व के कारण। एक समान वेग से चलती रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति यदि एक सिक्का ऊपर की ओर उछाले तो किस जड़त्व के कारण सिक्का वापस उसके हाथ में गिरेगा? तो गति जड़त्व के कारण। एक समान त्वरण से चलती रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति यदि एक सिक्का ऊपर की ओर उछाले तो सिक्का कहाँ गिरेगा? व्यक्ति के पीछे गिरेगा। एक समान रूप में धीमी होती रेलगाड़ी पर बैठा व्यक्ति यदि एक सिक्का ऊपर की ओर उछाले तो सिक्का कहाँ गिरेगा? व्यक्ति के सामने गिरेगा। अभी हम लोग देखेंगे दिशीय जड़त्व। किस प्रकार का जड़त्व किसी वस्तु के दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है? तो दिशीय जड़त्व। जब कोई कार मोड़ पर मुड़ती है तब उसमें बैठे यात्री किस जड़त्व के कारण केंद्र से बाहर की दिशा में झुक जाते हैं? तो दिशीय जड़त्व। अभी हम लोग देखेंगे जड़त्व आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्टिया। तो किसी कण की अपने घूर्णन की दिशा में परिवर्तन को रोकने के प्रतिरोधक क्षमता की माप को क्या कहते हैं? तो उस कण का जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो चक्रीय जड़त्व से। कौन जड़त्व के द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष के कण की लंबिक दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है? तो चक्रीय जड़त्व। यदि समान द्रव्यमान तथा आकृति की दो वस्तुएं जिसमें एक खोखली तथा दूसरी ठोस है किसी नत समतल पर समान ऊंचाई से छोड़ी जाती है तो किस कारण से ठोस वस्तु आधार पर पहले पहुंचेगी? ठोस वस्तु का जड़त्व आघूर्ण खोखली वस्तु से कम होने के कारण। यदि समान द्रव्यमान व त्रिज्या की चार वस्तुएं वलय, चकती, बेलन तथा गोला किसी नत समतल पर बिना फिसले लुढ़कती है तो उनके पहुंचने का सही क्रम होगा गोला, बेलन, चकली व वलय। आप देखेंगे जड़िता त्रिज्या यानी किसी पिंड के गुरुत्व केंद्र से घूर्णन अक्ष तक की वह दूरी क्या कहलाती है जहां पिंड के जड़त्व आघूर्ण में कोई कमी किए बिना उसका संपूर्ण द्रव्यमान एक ही बिंदु पर केंद्रित हुआ माना जाए? तो जड़िता त्रिज्या पर। यदि घूर्णन अक्ष से दूरी के हो तो जड़त्व आघूर्ण इक्वल टू L इक्वल टू एम के स्क्वायर द्वारा व्यक्त किया जाता है जहां m को पिंड का द्रव्यमान मानते हैं। अब हम लोग देखेंगे द्रव्य केंद्र देखेंगे वह बिंदु जिस पर पूरे पिंड का द्रव्यमान केंद्रित होता है क्या कहलाता है? द्रव्य बिंदु। किस बिंदु की स्थिति पिंड के आकार एवं द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है? द्रव्य केंद्र पर। द्रव्य केंद्र की स्थिति वस्तु के अंदर होती है अथवा बाहर तो कहीं भी हो सकती है। कौन सी गति में द्रव्य केंद्र की स्थिति नहीं बदलती है? तो घूर्णन गति में। कौन सी गति में द्रव्य केंद्र की स्थिति में बदलती है? तो रेखीय गति में। गोल चकती का द्रव्य केंद्र कहाँ होता है? तो पदार्थ के अंदर होता है। गोल छल्ले का द्रव्य केंद्र कहाँ होता है? तो पदार्थ से बाहर होता है। समरूप पिंड जिसमें द्रव्यमान का विवरण समान रूप से होता है द्रव्य के केंद्र कहाँ होता है? ज्यामितीय केंद्र पर। यदि एक मुक्त रूप से गिरती वस्तु गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत टुकड़ों में बिखर जाती है तब उसका द्रव्य केंद्र कहाँ होगा? समान ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश। अभी हम लोग देखेंगे सरल आवर्त गति।
किसी सरल रेखीय पथ पर किसी मध्यमान बिंदु के इर्द गिर्द ऐसी गति को क्या कहा जाता है जिसका त्वरण सदा मध्यमान बिंदु की ओर लगता है तथा मध्यमान बिंदु से विस्थापन के समानुपाती होता है? तो सरल आवर्त गति कहते हैं। क्या सभी सरल आवर्त गतियां आवर्ती गति होती है? तो हाँ, होती है। क्या सभी क्या सभी आवर्ती गतियां सरल आवर्त गति होती है? तो नहीं। आवर्तकाल, टाइम पीरियड। अभी हम लोग देखेंगे आवर्तकाल। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। कंपन गति के आवर्तकाल को कंपन काल कहते हैं। किस समय को दोलन काल कहते हैं? कंपन काल को दोलन काल कहते हैं। आवर्तकाल को किस संकेताक्षर से सूचित किया जाता है? टी से। एक सेकंड में उत्पन्न दोलनों की संख्या को कहते हैं आवृत्ति। आवृत्ति को किस संकेताक्षर से सूचित करते हैं? एन या एफ से। अधिकतम विस्थापन की स्थिति क्या कहलाती है? आयाम यानी एम्पलीट्यूड्स। आयाम को किस संकेताक्षर से सूचित करते हैं? ये। अभी हम लोग देखेंगे आगे सरल आवर्त गति में ऊर्जा। सरल आवर्त गति करते हुए पिंड कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज व गतिज दोनों ऊर्जाएं। स्थितिज ऊर्जा का मान सबसे कम कहाँ होता है? तो मध्य बिंदु में। स्थितिज ऊर्जा का मान सर्वाधिक कहाँ होता है? तो अंतिम बिंदु में। गतिज ऊर्जा का मान सबसे शून्य कहाँ होता है? तो अंतिम बिंदु में। और गतिज ऊर्जा का मान सर्वाधिक कहाँ होता है? तो मध्य बिंदु में। मध्य बिंदु से गुजरने वाले कुल ऊर्जा को किस रूप में होती है? तो गतिज ऊर्जा में। अंतिम बिंदु से कुल ऊर्जा किस रूप में गुजरती है? तो स्थितिज ऊर्जा में। अभी हम लोग देखेंगे सेकंड लोलक यानी पेंडुलम। वह सरल लोलक क्या कहलाता है जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड हो? तो सेकंड लोलक। सेकंड लोलक की प्रभावी लंबाई कितनी होती है? 99.99 सेमी। सेकंड लोलक की प्रभावी लंबाई पृथ्वी पर कितनी होती है? तो लगभग 1 मीटर। सरल लोलक की अधिकतम आवर्तकाल कितना होता है? तो 84.6 मिनट। यदि लोलक के गोलक को आवेशित करें और यह धातु की चादर पर कंपन करें तब लोलक के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल घटता है। यदि लोलक को निर्वात में लटकाया जाए तो लोलक के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल घटता है। यदि गुरुत्वीय बल का मान बढ़ता है तब लोलक के आवर्तकाल पर आवर्तकाल घटता है। यदि गुरुत्वीय बल का मान घटता है तो आवर्तकाल का मान बढ़ता है। अभी किस वजह से लोलक का आवर्तकाल किसी खान के अंदर या पापड़ी के ऊपर समुद्र तल पर आवर्तकाल से अधिक होता है? खान के अंदर या पापड़ी के ऊपर जी का मान कम होने के कारण। एक लोलक घड़ी किस मौसम में सुस्त होती है? तो घड़ी जो है गर्मी के मौसम में सुस्त होती है। घड़ी जो है वह किस मौसम में तेज होता है? तो सर्दी के मौसम में घड़ी तेज होता है। कौन सा समय लोलक के द्रव्यमान तथा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है? तो सरल लोलक का आवर्तकाल। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखेंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में हम लोग देखेंगे कि जब किसी वस्तु को किसी मीनार की चोटी से स्वतंत्रतापूर्वक गिराया जाता है तब दूसरी वस्तु को उसी बिंदु से क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है तो कौन सी वस्तु पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी? तो दोनों वस्तुएं समान समय में पृथ्वी पर पहुंचेगी। यदि वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए तो यह कब तक ऊपर की ओर जाएगी? जब तक कि इसका ऊर्ध्वाधर वेग शून्य ना हो जाए। किसी स्थिति में किसी वस्तु के ऊपर की ओर जाने का समय नीचे तक आने वाले समय के बराबर होता है वायु के प्रतिरोध नगण्य होने पर। जब लिफ्ट विराम में या एक समान गति में होती है तब स्प्रिंग तुला पर अंकित किया गया भार वस्तु के किस भार के बराबर होता है? तो वास्तविक भार के। जब लिफ्ट में स्थित वस्तु का स्प्रिंग तुला अंकित किया गया भार वस्तु के वास्तविक भार से किस समय अधिक होगा? जब लिफ्ट ऊपर की ओर चलती है। जब लिफ्ट नीचे की ओर चलती है तो लिफ्ट में स्थित वस्तु का कौन सा भार वस्तु के वास्तविक भार से कम है? तो स्प्रिंग तुला का द्वारा अंकित भार। स्वतंत्र रूप से गिरती हुई लिफ्ट में वस्तु किस स्थिति का अनुभव करेगी? तो भारहीनता का। किस समय स्प्रिंग तुला एक क्षण के लिए लिफ्ट में स्थित वस्तु के भार
में वृद्धि को अंकित करेगी और फिर यह वस्तु का वास्तविक भार अंकित करेगी जब लिफ्ट ऊपर की ओर समान वेग से चलना शुरू ही करती है। किस समय स्प्रिंग तुला एक क्षण के लिए लिफ्ट में स्थित वस्तु के भार में कमी को अंकित करेगी और फिर यह वस्तु वास्तविक